नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ए स्टडी परिवार में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आईएएस और पीसीएस का प्रीलिम्स बहुत अधिक नज़दीक आ गया है, तो ऐसे टाइम पीरियड पर आपके लिए जो पीवाईक्यू है बहुत अधिक इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। हम 500 पीवाईक्यू क्वेश्चन कवर करा रहे हैं और ये वो पीवाईक्यू हैं, यानी कि वो पीएसए के क्वेश्चंस हैं जो कहीं न कहीं करंट से संबंधित है। यानी कि करंट से संबंधित कोई भी टॉपिक रहा है, उससे संबंधित उस टॉपिक से संबंधित कोई भी क्वेश्चन यदि पीएसए के अंदर आया है, तो वो क्वेश्चन हमने लिए हैं। 44 पार्ट आ चुके हैं, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। ये इसका 45वां पार्ट है। तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट करे आगे बढ़ते हैं। पहला जो क्वेश्चन है जो कि 2018 में आया है कि कभी-कभी समाचारों में उल्लेखित पद टू स्टेट सॉल्यूशन किसकी गतिविधियों के संदर्भ में आता है, यानी कि किस-किस कंट्री के बीच क्या वो प्रॉब्लम है और ये किससे संबंधित है, किस कंट्री से संबंधित है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा-सा चेक कर लेते हैं। देखिए, टू स्टेट सॉल्यूशन इजराइल और फिलिस्तीन संघर्ष से संबंधित है और इसका जो उद्देश्य है कि दो स्वतंत्र राज्य इजराइल और फिलिस्तीन के निर्माण के माध्यम से इस संघर्ष का समाधान हो। ओस्लो समझौते 1993 के बाद इसने लोकप्रियता हासिल की और कई लोगों द्वारा इसे इस संकट के एकमात्र व्यवहार समाधान के रूप में देखा जाता है। समाधान की रूपरेखा 1974 में फिलिस्तीन के प्रश्न की शांतिपूर्ण समाधान पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में निर्धारित की गई थी। तो आंसर क्या है? इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का ये टू स्टेट सॉल्यूशन, यानी कि जो उनके अंदर जो प्रॉब्लम है, तो ये किससे संबंधित है? ये इजराइल से संबंधित है। आंसर यानी कि बी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सब जानते हैं, यदि आपने डीपली स्टडी की है, अच्छे से नॉर्मल स्टडी भी यदि आपने की है, एग्जाम इतने पास आ गया है, आईएएस और पीसीएस का दोनों का एग्जाम इतने पास है, तो आप जानते हैं कि 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची जो है वो किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए ये निर्मित है। ये किससे संबंधित है? अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। तो आंसर इसका ए हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2015 में पूछा गया था कि प्रश्न है एग्रीमेंट ऑन एग्रीकल्चर, एग्रीमेंट ऑन द एप्लीकेशन ऑफ सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मेजर्स पर और पीस क्लास जो शब्द है वो समाचारों में किसके मामले के संदर्भ में आते हैं? तो एग्रीमेंट की बात हो रही है, वो भी एग्रीकल्चर के ऊपर। एग्रीमेंट ऑन ऑन द एप्लीकेशन की बात हो रही है। तो जितने भी व्यापार संबंधी चीजें हैं वो विश्व व्यापार संगठन से संबंधित हैं। तो इसका आंसर है सी। आइए आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2016 में आया है कि निम्नलिखित में से किस संदर्भ में कभी-कभी समाचारों में एम्बर बॉक्स देखा जाता है, ब्लू बॉक्स देखा जाता है, ग्रीन बॉक्स देखा जाता है। ये जो शब्द हैं देखने को मिलते हैं, किससे संबंधित है? देखिए, तीनों ही सब्सिडी से संबंधित हैं। यानी कि जो विश्व व्यापार की जब हम बात करते हैं, घरेलू कृषि पर जब सब्सिडी दी जाती है, घरेलू स्तर पर जब सब्सिडी दी जाती है कृषि के अंदर, तो वो उसको एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स, ग्रीन बॉक्स से संबंधित जो है सब्सिडी को, उससे शब्द को लेता है। तो ये किससे संबंधित है? डब्ल्यूटीओ के मामलों से संबंधित है। तो आंसर इसका ए है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2017 में आया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। तो आइए चेक कर लेते हैं कि इनमें से कौन सा सही है। पहला है कि भारत ने विश्व व्यापार संगठन के व्यापार सुविधा समझौते यानी कि टीएफए की पुष्टि की थी। तो वो पुष्टि कब की थी? वो 2014 में पुष्टि की थी, यानी कि उसके हस्ताक्षर करके हमने सहमति इस पे व्यक्त की थी और इसकी हमने पुष्टि की थी। अगला कथन क्या है कि टीएफए 2013 के डब्ल्यूटीओ के बाली मंत्री स्तरीय पैकेज का एक हिस्सा है। 10 समझौते इसके अंदर हुए थे। 10 समझौते में ये भी एक पैकेज था, यानी कि ये भी उसका एक हिस्सा था। ठीक है, तो आंसर क्या है? दूसरा भी सही है, पहला भी सही है। तीसरा क्या है कि टीएफए जनवरी 2016 में लागू हुआ था। 2016 में नहीं, ये 2017 में ये लागू हुआ था। तो क्या है? तीसरा गलत हो जाता है, एक और दो सही है। सही हमें चुनना है, तो आंसर क्या हो जाता है? एक और दो, यानी कि ए इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया था कि व्यापार संबंधी निवेश उपाय जो हैं इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और हमें बताइए कि जो 3 कथन दिए गए हैं उनमें से कौन-कौन सा सही है, कौन से सही है। पहला क्या है कि विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध निषेध है। और दूसरा कथन क्या है कि वे वस्तुओं और सेवाओं दोनों में व्यापार से संबंधित निवेश उपायों पर लागू होते हैं। तीसरा क्या बोल रहा है कि उन्हें विदेशी निवेश के नियमन से कोई सरोकार नहीं है। तो आइए थोड़ा इसके बारे में चेक कर लेते हैं। देखिए, व्यापार संबंधी निवेश उपाय विदेशी निवेशकों द्वारा आयात पर मात्रात्मक प्रतिबंध प्रदान करते हैं। तो जो पहला कथन है वो सही हो जाता है। दूसरा क्या है
कि जो ट्रिम्स है समझौता केवल वस्तुओं में व्यापार से संबंधित जो निवेश उपायों पर लागू होता है, ना कि सेवाओं पर। ये ध्यान रखिएगा, वस्तुओं में व्यापार से संबंधित निवेश पर लागू होता है, ना कि सेवाओं पर लागू होता है। इसका उल्लेख जो है ट्रिम्स समझौते के अनुच्छेद 1 में किया गया है। तो वहां पर कथन दिया गया कि दोनों पे लागू होता है, दोनों पे नहीं, केवल जो है वस्तुओं पे लागू होता है। ठीक है, आगे क्या दिया गया है कि ट्रिम समझौते के अनुसार सदस्यों को अपने मौजूदा ट्रिम व्यापार में माल के लिए डब्ल्यूटीओ परिषद को सूचित करने की आवश्यकता होती है, जो समझौते के साथ असंगत हैं। ठीक है, ट्रिम की जो बात है, ऐसे नियम हैं जो घरेलू फर्मों और प्राथमिकताओं को प्रतिबंध करते हैं और इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों को विदेशी बाजारों में अधिक आसानी से संचालित करने में सक्षम बनाते हैं। कि वे विदेशी निवेशकों की इस तरह नियमित नहीं करते जो कि फेमा, डीआईपीपी निर्देशों, ठीक है, जो दिशा निर्देश है विनियमों द्वारा नियंत्रित होता है। जो वहां पर कथन दिए गए हैं, पहला कथन जो दिया गया है वो बिल्कुल सही है, दूसरा कथन गलत है क्योंकि वहां पर वस्तुओं पे है, सेवाओं पे नहीं है। 3 और 1 सही है, दूसरा गलत है, तो आंसर क्या हो जाता है कि केवल 1 और 3 सही है, यानी कि केवल 1 और 3 आंसर इसका सी हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2021 में आया था, क्या क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए जो 3 कथन दिए गए इनमें से कौन कौन सा सही है या तीनों ही सही है। पहला क्या है कि भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर की जो नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। आगे क्या दिया गया है कि भारत के संविधान में कुछ प्रावधान केंद्र सरकार को जनहित में आरबीआई का निर्देश जारी करने का अधिकार देते हैं। अब ऐसा है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। सी में क्या दिया गया है कि आरबीआई का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में अपनी शक्ति प्राप्त करता है। और 3 कथन दिए गए हैं, आइए आरबीआई के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, ऐसा है कि नहीं है। देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के प्रावधानों के अनुसार 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की थी। ये फैक्ट है, ये आप भी जानते हैं। ठीक है, रिजर्व बैंक निजी स्वामित्व में था और बाद में 1949 में राष्ट्रीयकृत होने के बाद यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में आ गया। ठीक है, आगे क्या हुआ कि आरबीआई के मामले में केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा शासित होते हैं और बोर्ड की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार की जाती है। तो जो फैक्ट और कंसेप्ट हमें पता चले उसके अनुसार जो पहला कथन है कि भारतीय रिजर्व बैंक गवर्नर की नियुक्ति जो है केंद्र सरकार द्वारा की जाती है वो सही है। दूसरा क्या है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद प्रावधानों में केंद्र सरकार के ऐसा कुछ निर्देश जारी अधिकार देते हैं, तो ऐसा नहीं है। तीसरा क्या है कि आरबीआई का गवर्नर भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में अपनी शक्ति प्राप्त करता है, तो सही 1 और 3 इसका भी सही है। आंसर क्या है, सी इसका आंसर हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो कि 2020 में आया था कि विकास की वर्तमान स्थिति में कृत्रिम बुद्धिमत्ता निम्नलिखित में से किस कार्य को प्रभावित कर सकती है, यानी कि किस चीज के अंदर वो इन्वॉल्व हो सकती है और उसको इफेक्ट कर सकती है। तो ऐसा कोई चीज नजर आती है आज के टाइम पीरियड के अंदर जहां पर हर जगह पर एआई है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता है, ऐसी कोई चीज आपको नजर आती है कि ऐसी कोई स्थान है, ऐसी कोई चीज है जहां पर ये प्रभावित नहीं कर सकती? मुझे तो नजर नहीं आती है, हर जगह पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता यूज होती है। देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। पहला क्या है कि औद्योगिक इकाइयों ने विद्युत की खपत को कम करना, बिल्कुल। सार्थक लघु कहानियों और गीतों की रचना करके आप बात करते हैं लगातार गूगल से, तो वो आप उस जो भी क्रिएट करने के लिए बोलते हैं वो क्रिएट करता है। ठीक है, आज कुछ नई चीजें भी आ गई हैं जो आपके लिए आपके जो प्रोजेक्ट है उसको भी कवर कर देते हैं, आपके लिए उसकी रचना कर देते हैं। तीसरा क्या है कि रोगों का निदान करते हैं, आप देखते हैं एआई का बहुत अधिक यूज किया जाता है रोगों के निदान करने के लिए। चौथा क्या है, टेक्स्ट से स्पीच में परिवर्तन, ऐसा भी आप कर सकते हैं, आप कुछ बोल सकते हैं वो आपके लिए लिख देगा, तो ऐसा हो सकता है। विद्युत ऊर्जा का बेहतर जो है यानी कि बेतार संचार तार की जरूरत ही नहीं है, तो ऐसा भी आगे आपको देखने को मिलेगा और कुछ चीजों के अंदर अभी भी देखने को मिलता है। तो पांचों ही सही है, यानी कि 1 2 3 4 5 इसके सही है। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण है कि खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्षों में मापा जाता है? तो ये आप भी जानते हैं कि वो प्रकाश जो है सदैव सदैव जो है एक समान रूप से गति करता है, समान रूप से जो है गति करता रहता है, तो इसीलिए इसको मापते हैं प्रकाश में। तो आंसर इसका 4 है, यानी कि प्रकाश की गति सदैव जो है एक समान रहती है, इसलिए क्या किया जाता है, प्रकाश वर्ष में मापी जाती है। जो खगोलीय दूरी है वो प्रकाश वर्ष में हम इसलिए मापते हैं। अगला क्या है, अगला है कि हमने ब्रिटिश मॉडल के आधार पर संसदीय लोकतंत्र का अपनाया, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो कैसे उससे अलग है, कैसे उससे भिन्न है, यानी कि ब्रिटिश के अंदर चीजें चलती हैं वो यहाँ पर सेम है, भिन्न है, क्या है, और यदि भिन्न है तो वो कैसे है, जब मॉडल ही हमने वहां से लिया है।
दो कथन दिए गए हैं, आइए देखते हैं क्या-क्या दिया गया है। पहले के अंदर दिया गया है कि विधान के संबंध में ब्रिटिश संसद सर्वोच्च या संप्रभु है। यानी कि ब्रिटिश के अंदर क्या है कि संसद ही जो है सर्वोच्च और संप्रभु है। ठीक है? लेकिन भारत में संसद की जो कानून बनाने की शक्ति है वो सीमित है। तो न्यायालय भी उसके अंदर डंगा डाल सकता है, जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके तहत जो है इंसान बोल सकता है कि ये हमारे खिलाफ किया गया है, हमारे फंडामेंटल के राइट के खिलाफ है, तो वो क्या करेगा सर्वोच्च न्यायालय उसको खत्म कर देगा, 13 के 2 के तहत जो है खत्म कर सकता है। तो सीमित है, शक्ति जो है सीमित है। तो पहला क्या है, सही है। दूसरा क्या है, भारत में संसद के एक अधिनियम के संशोधन की संवैधानिकता के संबंधित मामलों को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान की पीठ में भेजा जाता है। तो ऐसा है कि नहीं है, आइए थोड़ा सा चेक करते हैं। देखिए, संसदीय संप्रभुता यूके के संविधान का एक सिद्धांत है। यह संसद की यूके में सर्वोच्च कानूनी प्राधिकरण बनाता है, जो किसी भी कानून को बनाना और समाप्त कर सकता है। भारत की संसद संविधान की रचना और उसकी वजह से इसकी अपनी सीमाएं भी हैं, यानी कि जो संविधान की रचना की गई है, जो उसकी मूल भावना है, उसको आहत नहीं कर सकता है। दूसरा क्या है कि संविधान अधिनियम 1976 में कानूनों की संवैधानिकता की समीक्षा करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र पर प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से कम करने के लिए संविधान में विभिन्न लेख जो है वो सम्मिलित किए गए हैं। तो आंसर क्या हुआ, दूसरा गलत है, पहला सही है। आंसर केवल एक, यानी इसका सही आंसर क्या है, केवल एक इसका आंसर है। तो हमारे यह प्रयास आपको कैसा लग रहा है हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।